सुधाकर रोज झील में मछली पकड़ने जाता था और वो मछली को कांटे में फंसाता था, कांटों को झील में फेंक देता था, मछलियाँ उसमें फंस जाती थी। और उसको मछली पकड़ने का इतना अनुभव था कि वो बहुत ज़्यादा मछलियों को फंसा लेता था वो। और उस झील के ऊपर से पुल बना हुआ था, तो उस पुल के रास्ते से स्कूली बच्चे निकलते थे, आते जाते थे स्कूल। तो उसी रास्ते से एक लड़की अपने सहेलियों के साथ कॉलेज जाती थी और वो पुल से नीचे देखती थी सुधाकर को मछली पकड़ते हुए। तो आते जाते कई दिन बीत गए और वो यही देखती थी कि ये मछली कितनी आसानी से पकड़ लेता है, इसकी जाल में मछलियाँ कैसे, इसके कांटे में मछलियाँ कैसे फंस जाती हैं। तो उसने सोचा कि मछली पकड़ना तो मैं भी सीख सकती हूँ। तो एक दिन जब वो कॉलेज से वापस लौट रही थी तो सुधाकर मछली पकड़ रहा था। तो सुधा ने पूछा कि तुम रोज मछली पकड़ते हो? तो सुधाकर ने बोला कि हमको जो है मछली पकड़ना बहुत अच्छा आता है और मुझे अच्छा भी लगता है, और मछली हमको भी पसंद है और हमारे घर में हमारी माँ को भी पसंद है। तो सुधा ने बोला कि मछली पकड़ना हमको सिखाओगे? तो सुधाकर ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मछली पकड़ने में कौन सी बड़ी बात है, कांटे में चारा लगाओ और झील में फेंक दो, मछलियाँ अपने आप फंस जाती हैं। तो सुधा बोलने लगी मछली पकड़ने वाले और भी तो बैठे हैं, और भी तो भाई, वो भी तो चारा लगाते होंगे, लेकिन किसी में नहीं फंसती, आप में ही क्यों फंस जाती है? तो सुधाकर ने कहा तो ऊपर वाले का खेल है। सुधा ने कहा कि मुझे मछली पकड़ना सिखाना। सुधाकर ने कहा ठीक है। अभी एक दूसरे के नाम से परिचित नहीं थे। तो एक दिन सुधा स्कूल से लौटते समय अपने सहेलियों के साथ में, उसकी सहेलियाँ आगे निकल गई, लेकिन वो वहीं पुल पर अपनी साइकिल खड़ी करके और सुधाकर के पास चली गई और बोला कि आज हमको मछली पकड़ना सिखाओ। तो सुधाकर ने पहले से उसके कांटे में एक मछली फंसी थी, तो सुधाकर ने कहा कि ये रस्सी खींचो और इसमें मछली ज़रूर फंसी होगी, क्योंकि उसमें पहले से फंसी थी। तो सुधा ने डोरी को खींचा तो वो बहुत बड़ी मछली थी, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मछली थी। अच्छा, जब कांटे में मछली फंसी और मछली पानी में अंदर जोर लगा रही और सुधा अपनी तरफ जोर लगा रही, तो सुधा कह रही कि ये तो रस्सी खींचने में बड़ी ताकत लग रही है। तो वो सुधाकर भी रस्सी को पकड़कर साथ में खींचने लगा। तो खींचने में सुधाकर का हाथ सुधा के हाथ में लग जाता, कभी सुधा की कोहनी सुधाकर के कोहनी में लग जाती। खैर, मछली निकाला बाहर और मछली काफ़ी बड़ी थी। तो सुधा ने कहा कि मैं फिर कल आऊँगी और फिर मैं मछली पकड़ूंगी। सुधाकर का जब हाथ सुधा के हाथों में टच होता था ना, तो उसको कुछ अलग सा अनुभव होने लगा, अनुभूति होने लगी। और उधर जब साइकिल लेकर सुधा जाने लगी तो भी रास्ते में सोच रही थी कि ये लड़का कितना अच्छा है,
सुंदर भी है। और देखो मैंने इसको बोला कि मछली पकड़ना सिखला दो, तो मुझे देखो मछली पकड़ना भी सिखाया। और इसका स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वो डेली आती थी, सुधाकर के पास बैठती थी, ढेर सारी बातें करती थी। सहेलियाँ निकल जाती थी, सुधा बैठ जाती थी। धीरे धीरे दोनों अपने मन में सोचने लगे कि लगता है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्यार हो गया है। सुधा भी यही सोचती थी कि लड़का बहुत अच्छा है, सुधाकर भी सोचता था कि लड़की बहुत अच्छी है। तो एक दिन सुधा ने पूछा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम मछली पकड़ते हो कि कोई नौकरी भी करते हो, पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? तो सुधाकर ने कहा कि मैं पढ़ा तो हूँ, मैंने डी.फार्मा कर रखा है, और नौकरी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारी माँ की तबीयत है ख़राब। तो डॉक्टर ने बोला कि माँ को मछली जितना ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओगे उतना जल्दी शरीर रिकवर हो जाएगा। तो माँ के लिए मछली पकड़ने आते हैं, और हमको मछली पकड़ने का पहले से भी शौक़ था, और हमारी जाति भी मछुआरा की है। तो सुधा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम सुधाकर केवट। तो सुधाकर ने पूछा कि हमने तो आपका नाम पूछा नहीं, मिलते तो इतने दिनों से हैं लेकिन कभी नाम जानने की कोशिश नहीं किया, तो हमारा नाम तो आपको पता लगा, अपना नाम नहीं बताओगे क्या? तो उसने बोला कि तुम्हारा नाम सुधाकर है तो हमारा नाम सुधा है, कर हटा दो सुधा। और देखो हमारी तुम्हारी राशि भी एक है, सुधा और सुधा कर। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। दोनों बैठ करके ढेर सारी बातें करते, प्यार भरी बातें करते। ऐसे करते करते लंबा समय बीत गया, तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने गुजर गए। अब तो दोनों इतने आपस में घुल मिल गए थे कि सुधाकर सुबह स्कूल जाने के समय वो अपना मछली पकड़ने वाला सारा हिसाब किताब, कांटा, रस्सी सब लेकर के सुबह पहुंच जाता था जब सुधा का स्कूल जाने का समय होता था। सुधा अपने सहेलियों के साथ निकलती थी। तो सुधा ने एक दिन देखा, जब कह रहे आज तो सुबह सुबह आ गए मछली पकड़ने के लिए। तो सुधाकर ने कहा हाँ, आज मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह ही शिकार किया जाए। तो सुधा ने कहा कि ये मैं रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि हमारा स्कूल का समय हो गया है, और शाम को तो मुलाकात हो नहीं पाएगी क्योंकि आप सुबह आ गए हैं तो जल्दी चले जाएंगे। तो सुधाकर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम शाम तक यहीं रहेंगे, शाम तक मछली पकड़ेंगे, और आप भी आना और मेरे साथ मछली पकड़ना। सुधा स्कूल चली गई, ये मछली पकड़ते रहे। सुधा वहाँ 1 घंटे पहले निकल आई, 3 बजे। 4 बजे की छुट्टी होती थी, 3 बजे स्कूल से निकल आई और अकेले आई क्योंकि सहेलियों की छुट्टी हुई नहीं थी। आ करके सुधा जो है सुधाकर के गले लिपट गई और सुधा कहने लगी कि सुधाकर, हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें और आपको एक दूसरे के लिए बनाया है,
और देखो हमारी तुम्हारी राशि कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें और आपको ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। सुधाकर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप इतनी ऊंची जाति की, आप ठाकुर बिरादरी से हैं, आपकी बिरादरी ऊंची है और हम जात के मल्लाह केवट, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे हो सकता है। लेकिन प्यार तो मैं भी आपसे बहुत करने लगा हूँ और मैं सुबह इसीलिए आया था कि शाम को तो मुलाकात होती ही होती है, अब सुबह भी मुलाकात होती रहेगी। सुधा ने कहा ऊंचा नीचा कुछ नहीं, प्यार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, प्यार ऊंच नीच देखकर नहीं होता है, प्यार दिल देखकर होता है। हमने आपके दिल को देखा, आपने हमारे को। अच्छा सही बताओ सुधाकर, क्या अपने दिल पर हाथ रखकर कह दो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो सुधाकर ने कहा प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन बीच में ये हमारी जाति आड़े आ जाती है, सिर्फ जाति बीच में बाधा है। सुधा ने कहा मैं जाति को नहीं मानती, क्योंकि प्यार में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। प्यार हमने किया, प्यार आपने किया, हम दोनों बराबर हैं और इसी तरह दोनों प्यार भरी बातें करते थे, रोज़ मिलते थे। अब तो अलग अलग जगहों पर भी जाकर मिलने लगे। ये बात धीरे धीरे देखो, कहते हैं ना कि इश्क छुपता नहीं, ये सही बात है। आप कितना भी बचा करके रहो, लेकिन इश्क कभी छुपता नहीं है, कभी नहीं छुपता है। एक ना एक दिन तो पोल खुली जानी है और पोल खुल गई। किसी के माध्यम से सुधा के दो भाई थे, माँ थी, पिताजी बचपन में एक्सपायर हो गए थे, तो सुधा की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा दोनों भाइयों के हाथ में था और वो जिम्मेदार थे। तो जब ये खबर पहुंच गई कि सुधा जो है वहाँ जाती है और वो मल्लाह का लड़का आता है और उससे छुप छुप के मिलती है, और अब तो उसके साथ अलग अलग जगहों पर भी जाती है और स्कूल में भी अक्सर एब्सेंट रहती है। तो एक दिन उसके भाइयों ने पीछा किया, तो सुधा जो है जब स्कूल से लौट रही थी तो पुल पर साइकिल खड़ी करके और पुल के नीचे जहाँ सुधाकर ने अपना मछली का कांटा लगा रखा था वहाँ गई और सुधाकर से लिपटने वाली थी कि इतने में उसके दोनों भाई वहाँ भी पहुँच गए। क्योंकि भाइयों को पक्की खबर किसने दिया था, देखो प्यार में दुश्मन बहुत होते हैं। आप किसी से प्यार करोगे तो दुश्मनों की कमी नहीं है और ना जलने वालों की कमी है। जब सुधा के दोनों भाई पुल के नीचे गए, सुधाकर को पकड़ लिया, एक ने पकड़ लिया और दूसरे ने सुधा को बोला कि तू जा यहाँ से। सुधा को जबरदस्ती धक्का दे करके भेज दिया और सुधा के दोनों भाइयों ने सुधाकर को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो जगह जगह लहूलुहान हो गया था और आखिरी में
उसी झील में धक्का देके गिरा दिया और ये बोला कि आइंदा से मेरी बहन से मिलने की कोशिश की ना तो जिंदा नहीं बचोगे, हम गला काट देंगे, गला। ये कह के चले आए। सुधाकर भी पानी से निकला बाहर, कुछ देर बैठा रहा और रोता रहा, लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था कि उस प्यार के आगे ये मार क्या, मौत भी आ जाए तो भी छोटी चीज है। इस मार के आगे मौत भी तुच्छ है, छोटी है। इतना प्यार हो गया था दोनों में। लेकिन सुधाकर और सुधा ने मिलना बंद नहीं किया। छुप छुप करके दोनों किसी न किसी बहाने से वो मिलते थे और भाइयों ने सोचा कि ये इसकी शादी कर दी जाए। अब ये पढ़ेगी नहीं क्योंकि इसका दिमाग और कहीं घूम गया है। अब ये पढ़ेगी नहीं तो इसकी शादी ही कर दी जाए। एक दिन दोनों भाइयों ने सुधाकर और सुधा दोनों को एक जगह बुलाया और बोला, भैया हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हम अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी बहन को भी मार सकते हैं और तुम्हें भी मार सकते हैं। और तुम क्या जानते हो कि मुझे पता नहीं है? तुम दोनों अभी भी छुप छुप के मिलते हो, समझे? ये हमारी आखिरी चेतावनी है, आखिरी। दोबारा अगर मैंने सुन लिया कि तुम दोनों आपस में मिलते हो, सुधा तुम भी सुन लो, अगर तुम दोनों आपस में मिलते हो तो तुम दोनों की मौत निश्चित है, मौत निश्चित, बेशक मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। लेकिन इश्क छुपता नहीं। कहते हैं ना कि प्यार छुपता नहीं और प्यार झुकता भी नहीं, दोनों बात है। प्यार छुपता भी नहीं है और प्यार झुकता भी नहीं है। भाइयों के समझाने के बावजूद भी सुधा नहीं मानी। उसने एक दिन प्लान बना करके और सुधाकर को बुला करके और जा करके ये जो पीछे बाबा जी का दरबार पीछे देख रहे, झंडा लगा हुआ है, यहीं पर दोनों ने शादी कर ली। दोनों शादी करके अपने अपने घर चले गए। इधर भाइयों ने सोचा कि हम इसकी शादी कर ही देते हैं और उन्होंने जा करके बाराबंकी जिला के एक गांव में उसकी शादी मनोज नाम लड़के से कर दी। और इधर भाइयों ने क्या किया कि सुधाकर को तरह तरह के इल्जाम लगा करके, चोरी लगा करके इसको जेल भिजवा दिया कि ये रहेगा तो ये शादी में भी बाधा खड़ा करेगा ये। तो सुधाकर को भाइयों ने जेल भिजवा दिया। सुधाकर जेल में बंद हो गया।
इधर सारे कार्ड, शादी के कार्ड छप गए। तो सुधा ने अपनी शादी का कार्ड एक चुपके से निकाल करके और ये 1 फरवरी की बात है, 1 फरवरी की बात है और शादी थी उनकी 15 फरवरी को। तो 1 फरवरी को सुधा ने चुपके से कार्ड निकाल करके और पेन से उस कार्ड के पीछे लिख दिया कि सुधाकर, हमारे भाई शादी कहीं और कर रहे हैं हमारी, लेकिन वो हमारी शादी नहीं है, वो केवल शरीर की शादी हो रही है। 15 फरवरी को हमारी शादी है, 16 फरवरी को हमारी विदाई है, 16 फरवरी को मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगी और बाराबंकी हमारे ससुराल से 17 फरवरी को हमारी लाश वापस इसी गांव में आ जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तुम्हारे सिवा किसी के साथ रह नहीं सकती और मेरे मरने के अलावा और कोई चारा है नहीं। तो उसने ये बाकायदा सारा लिख दिया और धीरे धीरे चारों तरफ कार्ड बंटने लगे। उधर मनोज के यहाँ से भी कार्ड बंटने लगे। सब साज बाज, गाड़ी घोड़ा सबका इंतजाम किया उन्होंने। धीरे धीरे 14 फरवरी आ गई और जब 14 फरवरी आ गई तो मंगल कार्यक्रम तो चलता ही रहता है। जिसके घर में शादियां होती है 2-3 दिन पहले से मंगल कार्यक्रम चलता रहता है। इधर सुधाकर को जेल प्रशासन ने छुट्टी दे दी। सुधाकर को दिया छुट्टी 12:30 बजे रात को। सुधाकर जेल से किसी तरह पैदल चल करके अपने घर पहुंचा। तो सुधाकर की मां ने वो कार्ड दिखाया। सुधाकर ने वो कार्ड देखा तो वो सुबह सुबह ना, क्योंकि कार्ड में लड़के वालों का भी एड्रेस होता है, सुधाकर साधन पकड़ करके जो बाराबंकी के गांव में जो शादी जहाँ तय की थी मनोज के यहाँ, तो वो सुबह सुबह जो है वो मनोज के दरवाजे पर पहुंच गया। 15 तारीख को। तो उसको सुधाकर को देख करके मनोज चौंक गए कि ये कैसे आ गया, इसको तो मैंने कार्ड दिया ही नहीं और ये मेरे घर कैसे आ गया। क्योंकि सुधाकर और मनोज लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक ही साथ पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ते थे और दोनों एक ही साथ लंच करते थे। और एक कमाल की बात, दोनों एक ही रूम में रहते थे। तो मनोज ने सोचा जब आ ही गए हैं तो क्या आ गए तो फिर आ गए।
तो सुधाकर को अपने घर ले गए और नाश्ता पानी करवाया। तो बोले कि भाई मैंने तो आपको कार्ड दिया नहीं, तो आपको कैसे पता लगा कि हमारी शादी और हमारी शादी में आप आ गए। तो दोस्तों जिस कमरे में बैठे थे वहां पर दूसरा कोई नहीं था, मनोज और सुधाकर दोनों ही थे। तो सुधाकर रोने लगा। तो मनोज ने कहा क्या बात है, हमारी शादी जो हो रही क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तब सुधाकर ने शुरू से लेकर के और आखिरी तक कहानी सुनाई कि जिस लड़की जो सुधा है उसकी शादी तुम्हारे साथ हो रही है, हमारी शादी उसके साथ हो चुकी है। तो मनोज ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन हमको तो किसी ने बताया नहीं। तो उन्होंने विस्तार में सारी कहानी सुनाई। चूंकि मनोज और सुधाकर दोनों बहुत गहरे मित्र थे, तो मनोज ने कहा कि आप चिंता मत करो, और सुधाकर ने मनोज को चिट्ठी भी दिखाई कि देखो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हमारी केवल शरीर से शादी हो रही है और एक न एक दिन ये होना ही था, क्योंकि उसके मर्जी के खिलाफ हो रही थी। तो उस कार्ड में लिखा था कि हम मर जाएंगे, हमारी शादी यहाँ होगी तो हमारी सुहागरात नहीं होगी, केवल मौत होगी। तो मनोज ने जो कार्ड को पढ़ा तो उसने बोला कि सुधाकर भैया आप चिंता ना करो, आपका प्यार आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, आप चिंता ना करो। और आप बारात मत जाना, आप हमारे घर पर ही रहना। और अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि हमारे मित्र हैं। तो मम्मी पापा ने बोला कि मित्र बारात में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये यहीं रहेंगे और इनके ठहरने का पूरा इंतज़ाम करके रखना। बारात गई, बड़ी धूमधाम से वहाँ शादी हुई, बड़ी तगड़ी आतिशबाजी, और बड़े धूमधाम से शादी हो गई। सुबह जब विदाई हुई, विदा होकर के सुधा जो है अपने ससुराल आई, और शाम के वक्त जब सारा कार्यक्रम निपट गया तो एक कमरे में सुधा और मनोज जब इकट्ठा हुए तो सुधा ने बोला कि हमारी शादी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है, हमारी शादी पहले हो चुकी है किसी के साथ, और हमारा शारीरिक संबंध भी उसके साथ हो गया है, तो हमारे शरीर को आप छू नहीं सकते हैं। वैसे जितनी खुशी देना चाहो हमको खुशी दे लो, लेकिन हमको आप छूना नहीं, क्योंकि आज रात जो हमारी आखिरी रात है, सुबह हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकती। तो मनोज ने कहा कि अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो उसके साथ रहोगी? तो सुधा ने बोला वो कहाँ मिलेगा, उसको तो हमारे भाइयों ने जेल भिजवा दिया है। तो मनोज ने कहा कि तुम चिंता न करो, वो अभी आएगा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो अभी आएगा। और मनोज ने चुपके से फ़ोन मिला दिया सुधाकर के पास, और सुधाकर जो बराबर वाले कमरे में लेटा हुआ था वो उठ करके आया।
उसको देख करके सुधा चौंक गई। दोनों गले से लिपट गए। मनोज ने कहा कि हमारा कानपुर में भी एक मकान है, तो तुम घर मत जाना, तुम सीधा यहाँ बाराबंकी से कानपुर चले जाओ और हमारे उसी मकान में रहो और वहीं पर कमाओ खाओ, वहीं रहो, मस्त रहो। तो सुधाकर ने बोला कि तुम्हारा क्या होगा अगर उसके भाई पूछेंगे कि हमारी बहन का क्या हुआ? तो वो बोले मुझ पर छोड़ दो। तो सुधाकर और सुधा दोनों कानपुर चले गए, वहां शिफ्ट हो गए। और तीसरे दिन यहाँ मनोज ने सुधा के घर पर सूचना दे दिया कि आपकी बहन मर गई, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो मर गई। और लाश की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हम आपको सूचना नहीं दे पाए और हमने उसका पोस्टमार्टम करा करके अंतिम संस्कार कर दिया। तो भाई तो वैसे भी तंग थे बहन से, इसने तो मेरी नाक कटवाने पर तुली थी। तो भाइयों ने कहा अच्छा हुआ ये मर गई, हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हम भी कम से कम चैन से रहेंगे। बहन गई तो गई, हमें बहन की चिंता नहीं है। तो इधर भाई भी भूल गए और दोस्तों उधर सुधा भी पढ़ी लिखी थी और उसको टीचर की नौकरी मिल गई, तो वो टीचर बन गई। और सुधाकर जो थे वो डी फार्मा कर रखा था, तो उन्होंने गवर्नमेंट से लोन लेकर के मेडिकल स्टोर खोला। अब दोनों की ज़िंदगी ऐसा आराम से कटने लगी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा YouTube चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।